हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ। इस कहानी को लिखे हैं अज्ञे जी। आइए पहले इनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं, तब कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है। आइए इनके जन्म के बारे में जानते हैं। अज्ञे जी का जन्म यूपी के कुशीनगर में हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ठीक है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए थे 1964 ईस्वी में। और किसके लिए सम्मानित किए गए थे? इनकी एक रचना थी, जो रचना का नाम है आंगन के पार द्वार। रचना का नाम है आंगन के पार द्वार। ठीक है। उसी रचना पर इन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में मिला था। और किस पे मिला था? इनकी जो दूसरी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार। इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि अज्ञे जी जो बीएससी किए थे कहाँ से किए थे, तो अज्ञे जी बीएससी किए थे बैचलर डिग्री। ठीक है। बीएससी बीए ये सब बैचलर डिग्री होती है। बैचलर डिग्री ये लाहौर से प्राप्त किए थे। ठीक है। आइए अब इनकी कहानी की ओर चलते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक हैं अज्ञे जी। आइए कहानी की ओर चलते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है। मतलब मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बहुत सरल है और साधारण है। ठीक है। पर बड़ा कठिन भी है, लेकिन बहुत कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। ठीक है। उनकी आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। ठीक है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है। ठीक है। मतलब किसी संक्षेप जानते हैं? संक्षेप, रुक जाइए, यहाँ पे जो संक्षेप लिखा है, किसी भी कोई भी चीज़ व कोई भी कहानी, अगर कहानी को ले लीजिए, अगर उस सार में है, मतलब लंबा चौड़ा है, उसको कम करके बताना, उसको कहा जाता है संक्षेप में बताना। ठीक है। न जाने स्तंभ भी है, न जाने स्तंभ भी है या नहीं, न जाने स्तंभ भी है या नहीं है, इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सके। यीशु को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सके, उसके उपयोग में आ सके। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ। मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। ठीक है। लिखकर ही, किसी भी चीज को लिखकर ही उस लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है।
किसी भी चीज को लिखकर लेखक उसके अंतर के मतलब अंदर के व्यवस्था को पहचानता है। उसके का उसके कारण उसने लिखा है, मतलब उसके कारण उसने लिखा है और लिखकर ही वह उसे मुक्त हो जाता है और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं अभी भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं भी उसके आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तट तटस्थ होकर तटस्थ होकर देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। ठीक है। मेरा व्यवस्था है, मेरा मेरा विश्वास है, मेरा कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। सभी लेखक कृतिकार नहीं होते हैं। न ही उनका सब लेखन ही कृति होता है, न ही उनका सब लेखन सब लिखा हुआ कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं यह यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। कुछ बाहरी मतलब बाहरी व्यवस्था मतलब जो बाहर से लोग उसे कहते हैं कि मतलब ये लिख दीजिए, कुछ बाहरी व्यवस्था होता है। कुछ बाहरी व्यवस्था से भी लोग लिखते हैं जिससे उन लोग को कुछ धन प्राप्त हो जाता है। संपादकों के आग्रह से कुछ लोग संपादक के आग्रह से प्रकाशक के तकाजे से प्रकाशक के तकाजे से कुछ लोग आर्थिक आवश्यकता से लिखते हैं। ठीक है। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, मतलब कौन सी कृति अंदर के प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहर दबाव का है, मतलब कौन सा लेखन बाहरी दबाव का है। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं होता है। दूसरा यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं होता है। ठीक है। वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। मानो वह भीतर के उन्मेष का निमित्त बन जाता है। ठीक है। आगे देखिए। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुसार का महत्व बहुत होता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुसार उनके आत्मा के अनुसार का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे असली जीवन होते हैं, कुछ ऐसे आलसी जीवन होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर से दबाव नहीं पड़ता है तो वो कुछ भी नहीं लिख पाते हैं। इसी के सहारे उनकी भीतर की व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। इसी के सहारे उनके अंदर की व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। ठीक है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। ठीक है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जैसे प्रातःकाल नींद खुलने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है। उसे केवल एक सहायक यंत्र
की तरह काम में लाता है, उसे केवल सहायक यंत्र की तरह काम में लाया जाता है। उससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहता है। उस उसको उसके भौतिक यथार्थ के साथ उसका केवल संबंध बना रहता है। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे, लेखक अपने को कह रहे हैं कि मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी उससे बाधा भी नहीं होती, कभी भी उस चीज से बाधा भी नहीं होती है। उठ उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे जाता हूँ। यहाँ पे लेखक का कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं, उठने वाली तुलना को बनाए रखूं, कहूं कि सवेरे उठ जाता हूँ। ठीक है, अपने आप ही, रुक जाइए, अपने आप ही पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब अलार्म भी बज जाए तो कोई भी हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या है, क्या होती है? यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है? इसे बखानना बड़ा कठिन है, इसे बखानना बहुत ही कठिन है। ठीक है, क्या वह नहीं होती है यह बताना, क्या वह नहीं होती है यह बताना शायद कम कठिन होता है, शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अभी कदाचित वही अधिक उपयोगी होता है। वो वो व्यक्ति कभी भी कदाचित मतलब कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है, मतलब वह व्यक्ति अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं, अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मतलब कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि अपनी एक कविता की चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं, कवि अपने को कह रहे हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है। अणु क्या है? अणु क्या होता है? अणु क्या होता है? कैसे हम रेडियम धर्मी तथ्यों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जा अणुओं का भेद संभव हुआ। ठीक है, यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियोधर्मी तथ्यों का अध्ययन करते हुए, कैसे हम रेडियोधर्मी तथ्यों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ, जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं? रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं? इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। इस चीज का पुस्तकीय ज्ञान भी हमें था और सैद्धांतिक ज्ञान भी मुझे था। ठीक है, फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा, तब उसके समाचार में मैंने पढ़ा, उसके समाचार में मैंने पढ़ा और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा, और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। इस प्रकार उसके प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण हमारे सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। कवि यहाँ पे कह रहे हैं विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का
विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है, अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। वह बौद्धिक पकड़ के आगे की बात है, और उसकी तर्क संगीत भी अपनी अलग होती है, और उसकी तर्क संगति संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यों युद्ध काल, रुक जाइए। यों युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर मैंने देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर हजारों मछलियों मार देते थे। मैं देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम को फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। जबकि उन लोग को आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीवन के इस अव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी। पर रुक जाइए। जीवन के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर से उमड़ी थी, मतलब अंदर से उमड़ी थी, उसे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का अनुभव तो कर ही सका था। ठीक है, यहाँ पे कवि कह रहे हैं उसने एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का अनुभव कर सकता था। जापान जाने का अवसर मिला। कवि कह रहे हैं कि जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया, और वहाँ अस्पताल में भी देखा, रेडियो पदार्थ में आहत लोगों वर्षों से संकष्ट पा रहे थे। वहाँ पे यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह अस्पताल में देखा जहाँ पे रेडियो पदार्थ से आहत लोग वर्षों से संकट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। पर अनुभव से अनुभूति एक गहरी चीज है। ठीक है, आगे देखिए। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, रुक जाइए। अनुभव तो घटित का होता है, अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। जो वास्तव में एक कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ गया। वही हमारे आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ गया। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो गया। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं। तो हिरोशिमा में कवि कह रहे हैं कि तब हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं। सब कुछ देखा फिर भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी।
क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा होगा और विस्फोट में बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो जाएंगी, होगी जो आसपास से आगे बढ़ गई। उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। कवि ने पत्थर को झुलसा मतलब हिला दिया। ठीक है। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। उन्होंने उस चीज को भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समुची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। ठीक है, रुक जाइए, देखिए यहाँ पे है ये पत्थर पर। ठीक है, आगे देखिए। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। उस छाया को देखकर कवि कह रहे हैं कि जब मैंने उस छाया को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक थप्पड़ लग रहा है। अवाक इतिहास जैसे भीतर कभी सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। ठीक है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैंने देखा तो अवाक हो गया, आश्चर्य हो गया। ठीक है, इतिहास जैसे भीतर कभी सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। ठीक है, एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। ठीक है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसी इसी में से वह विवशता जागी। इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि भीतर की आकुलता आकुलता मतलब जो व्याकुलपन था उसको कह रहे हैं। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका। धीरे धीरे उसे मैं अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। अचानक कवि कह रहे हैं कि एक दिन अचानक मैंने हिरोशिमा पर एक कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे, जब हम भारत लौट रहे थे, हम जापान में उस कविता को नहीं लिखे। जब हम भारत लौट रहे थे तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक कविता लिखा। ठीक है, यह कविता अच्छी है, यह कविता अच्छी है या बुरी है, यह कविता अच्छी है या बुरी है, इससे मुझे मतलब नहीं है। इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है। मेरे निकट, मेरे पास, मेरे आंखों के सामने वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। ठीक है, आगे देखिए। अब कहानी खत्म हो गई। इसका क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।